अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहावज़ का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। मेरा और आपका साथ होगा 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में मेरी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन की जाए, बिकॉज ज़िंदगी आसान नहीं है। जो आईएफ मुझे लगी हुई ना, इतने पीछे 10 लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, और मैं इसको हमेशा डाइजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से प्रोग्राम करूँ कि ऑप्टिमिस्ट होकर पॉजिटिविटी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया है, और आपको गुड मॉर्निंग करने के बाद एक अच्छी टिप दे के मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम के आगाज़ के साथ साथ आपके दिन का आगाज़ भी अच्छे तरीके से किया जा सके। सो ऑन दिस नोट आज के दिन का आगाज़ कर लेते हैं कि एवरी एंड इज़ बेसिकली अ न्यू बिगिनिंग। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसे डिग आउट करने की ज़िंदगी में बहुत अशद ज़रूरत है। कैसे? क्योंकि जब भी कोई चीज़ एंड होती है, वो आपकी जॉब हो, वो आपका रिलेशनशिप हो, व्हाटसोएवर, आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, दोबारा से ये चीज़ नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे? बस आपने इसको ड्राइव कैसे करना है। जब एक चीज़ खत्म हो रही है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन, क्योंकि आपको पता होता है कि उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो जो आपने पहले किया, उसमें जिद्दत के साथ नई चीज़ें किस तरह से ऐड की जा सकती है। यू बिकमिंग अ न्यू पर्सन एवरी डे। सो लेट्स स्टार्ट अ डे विद द $100 स्माइल। क्योंकि ये कहना काफ़ी आसान होता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोहा इतनी ऑप्टिमिस्ट हो कि आप प्रोग्राम का आगाज़ करती है, तो ये कहना बहुत आसान है, कंपैरेटिवली करना बहुत मुश्किल है। लेकिन गिव अ ट्राई, कोशिश तो करें। एक चीज़ खत्म हो गई है, लेट इट बी। न्यू बिगनिंग, नया आगाज़, नई सोच के साथ कोशिश करें कि जो गलतियां आपने पहले की हैं, जो चॉइसेस आपकी पहले गलत थी, उसे दोबारा से इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो जिद्दत की हम बात कर रहे हैं, नई सोच की हम बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो मार्केट में ये चीज़ किस तरह से, किस पर्सपेक्टिव से मौजूद है, अगर हम फैशन के एतबार से देखें, मेंटल पावर देखें, और अगर हम देखें कि पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का कितना चेंज हो गया, एवोल्यूशन किस नौयत की लोगों के रवैयों में आ गई है, लोगों के फैशन स्किल्स में आ गई है, ये लोगों की पर्सनैलिटीज़ में आ चुकी हैं। इसको आज के प्रोग्राम में हम कंपैरेटिवली डिस्कस करने की इस एंगल से कोशिश करेंगे कि आपको भी थोड़ा सा उसका फ़ायदा हो, कि आप में बाज़-औक़ात वो चेंज आ भी जाता है माशरती रवैयों की वजह से, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पाते। तो हम आगाज़ कर लेते हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज़ इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। वलीद ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं केसरिया ब्रांड के, और बड़ी ऑनेस्टली अपना काम काफ़ी अरसे से इस ब्रांड के साथ कर रहे हैं। तो किस जिद्दत के साथ वो इस ब्रांड को मज़ीद आगे लेके जाएंगे, इस पर इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamualaikum sir. How are you, Kya sir? haal hai? Very well, thank you. Thank you so much for being here. Good to see you. Very good morning to you as well. तो इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, और आप भी केसरिया ब्रांड के हवाले से जो भी आपकी हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, या फैशन रिलेटेड, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव होते हैं, तो आपके सवालात भी आज के प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। और जब मैं जिद्दत की बात कर रही हूँ, एवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो एज ए इंडिविजुअल लेवल आपकी पर्सनैलिटी में वो चेंज आ भी सकता है अगर आपकी विल अच्छी हो। लेकिन लोगों में ये सोच को इंडल्ज करना कि ये पर्सपेक्टिव आपके लिए अच्छा है, या आपके लिए ये सोच अच्छी हो सकती है, ये सोच को डेवलप करना, या यूँ कहें कि लोगों को कन्विंस करना, आज दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। तो जिन लोगों में कन्विंसिंग पावर है, वो किस सोच और किस लॉजिकल रीज़न के तहत लोगों में ये चीज़ इंडल्ज कर रहे हैं, उसकी एक लाइव एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद है। अवामी आवाज़ मूवमेंट का आगाज़ किया है मियाँ गुलजार अहमद साहब ने, जो कि इसको चेयर कर रहे हैं, चेयरमैन है। तो ये बेसिकली मूवमेंट है क्या, ये हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपके आने का बेहद शुक्रिया। इनके तारुफ में एक और चीज़ सिंपली मैं ऐड कर देती हूँ, वो ये कि बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो कुछ इस तरह की जिद्दत लेकर आया है कि वो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, माशरे में आ नहीं सकती। सिंपल एज इट इज़ कि अगर आप स्कूल्स को देखें, तो अगर डबल शिफ्ट, सिंगल शिफ्ट आजकल काम कर रही है, अगर डबल शिफ्ट कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। उससे किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक आम एग्जांपल पुलिस लाइंस की ये कि एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, और तारीख पे तारीख ये जो फिल्मी सीन है, ये चलता रहता है आपकी रियल लाइफ में। तो मुकदमा दर्ज होने के बाद विदिन 5 डेज उसका काम पूरा होना चाहिए, माँ सिवाय इसके कि वो कोई कत्ल केस हो, उस पर तफ्तीश करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। इस तरह की नौयत के केसेस के अलावा ये बेसिक्स चीज़ें हैं, बचपन से हमें पता है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज ज़ीरो। तो इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। इस नौयत की कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इनके पास हैं, तो इस पर इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वलीद से बात कर लेते हैं। वलीद, आपके आने का बेहद शुक्रिया। सुबह उठना कैसा लगता है? मुश्किल तो नहीं था सुबह उठना? सर्दियों में तो सुबह उठना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी प्लान की हुई हो आपने, कि मुझे जैसे साइकिलिंग का शौक है, अच्छा, सुबह अगर साइकिलिंग का प्लान बना हो तो उठना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है, दिलचस्पी होती है। अगर नॉर्मल रूटीन में उठना हो तो फिर वो रज़ाई से निकलना बहुत मुश्किल होता है। सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि दिन का आगाज़
सर्दी हो या गर्मी हो, एक दफा आप उठ जाए ना तो सिर्फ वो एक दफा उठना मुश्किल होता है, उसके बाद 2-3 बजे तक आपको ऐसा लगता है कि सारे दिन के सारे काम भी कर लिए, दोपहर भी हमारे पास है, शाम भी हमारे पास है, रात भी हमारे पास है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इसको फैशन समझते हैं कि हमने सारी रात जागना है, 2 बजे से पहले उठना नहीं, हमारा तो नाश्ता ही 5 बजे होता है। सो व्हाट्स द बिग डील? मतलब ऐसी चीजें आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा इन है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये एक्चुअली बहुत बुरा ट्रेंड है और चल भी ये ट्रेंड। हाँ जी। मैं तो अपना खाना रात का जो है वो 7 बजे तक कर चुका हुआ होता हूँ। That's good, that's क्योंकि अगर आपने जो है वो 10-11 बजे तक सोना है और आप खाना ही 9 बजे खाएंगे तो वो तो आपका बुरा हाल हुआ होगा। तो I actually enjoy having dinner at 7, and उसके बाद जो है वो सुबह जो है जो अच्छी किस्मत वाला है वो फजर पे भी उठ जाता है, और कभी कभार ऐसे दिन होते हैं जब मिस हो जाती है तो कज़ा पढ़ लेता है बंदा, लेकिन कोशिश यही होती है कि सुबह अर्ली स्टार्ट हो जाए। लेकिन देखिए ना वलीद, आप कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं ना कि अगर चले मिस हो गई तो कज़ा पढ़ लें। और मज़े की बात ये कि हमें ये सारी चीज़ें पता हैं, कोई भी असूल हो ज़िंदगी गुजारने का या कोई अच्छी अच्छी बातें हों तो बचपन से पढ़ाई भी लिखाई हैं, बताई भी गई हैं, अम्मा अलग बताती हैं, अब्बा अलग बताते हैं, टीचर्स अलग बताती हैं, वर्क सर्कल में अलग ये चीज़ समझाई जाती है। लेकिन हम क्यों हमारे अंदर वो विल नहीं है कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ करें? क्यों अपनी रूटीन हम बेहतर नहीं कर सकते? कोई बाहर से आके तो हमें नहीं कहेगा ना प्लीज़ सो जाओ, प्लीज़ टाइम से उठो। तो वलीद, ये साइकिलिंग का शौक जो है ये क्वारंटीन और लॉकडाउन में है या फिर इससे पहले भी बहुत था? बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, पहले भी बहुत था, लेकिन ज़्यादा परवान होगी। हाँ जी, वहाँ पे जो है ना वो कुछ इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, ऐसे जुनून की तरह तारी हुआ कि उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। फिर मैंने पंजाब टीम के साथ मिलके अभी कराची में नेशनल्स हुए हैं अक्टूबर में, उस पर मैंने शिरकत भी की। तो फिर वेट भी लूज किया होगा? बहुत ज़्यादा है, कोई 12 किलो। That's amazing। मतलब कोई मॉर्निंग शो में या कैजुअल शो में अगर हम वेट लूज की बात ना करें और कोई हमसे वेट लूज की बात कर रहा है और कोई मैंने 12 केजी लूज किया है और हम उससे ना पूछे कैसे, तो ये तो हो नहीं सकता। वलीद, कैसे 12 केजी लूज? एक्चुअली एक तो हमें एक मेरे बड़े ख़ास जो है वो अजीज़ हैं, उन्होंने कहा था कि आपको हम सारा वक्त हलाल खाने की बात करते हैं लेकिन हलाल के साथ साथ हमें तैयब भी खाना। तैयब का मतलब होता है ऑर्गेनिक उर्दू में, यानी पाक, बिल्कुल प्योर। तो एक तो ग़िज़ा जो है ना उस पर मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि जितनी प्योर हो उतनी बेहतर है। उसके अलावा आप कोई भी एक्टिविटी करें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, अगर आप लग के कर रहे होंगे और आपकी ग़िज़ा अच्छी होगी तो वो एक बहुत नेचुरल बैलेंस खुद ही बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहलाते हैं ख्वाबों के शौकीन लाहौरी, और खाने के बाद मैंने कभी वैसे बड़ा अलमिया, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कभी किसी ने आपसे कहा कि आए आज नाश्ता करते हैं, आज लंच करते हैं, हर बंदा आपको डिनर पे इनवाइट करता है, और डिनर पे इनवाइट भी आप कोई 8-9 बजे खाना खा रहे होते हैं, 10-11 बजे तक हम बैठे होते हैं, पिज़्ज़ाज़ हम रात को ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें, इसलिए तो लाइफ अनबैलेंस ही होगी, मेंटली अलग डिस्टर्ब होंगे, फिजिकली अलग डिस्टर्ब होंगे। तो ये डिस्टर्बेंस माशरे में जो है ये हमारी खुद साख्ता है, खुद पैदा करदा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में, हमारे सर्कल में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, इसे किस तरह से सॉर्ट आउट करना है कि हम गुलजार साहब से जान लेते हैं। सर, आपके आने का फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेहद शुक्रिया, और जिस मूवमेंट को आप लेके चल रहे हैं, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि इसमें नई चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो चीज़ें जो पब्लिक चाहती है, अवामी आवाज़ है, अवामी राय है। किस सोच के तहत आपने इस मूवमेंट को शुरू किया और किस हद तक आपको लगता है कि आप इसमें कामयाब हुए हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया। असल में इसको शुरू करने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ कोई भी काम करें, मसले ही मसले हैं बिला वजह के, बिल्कुल ऐसे ही, और हर बंदा एक दूसरे को परेशान कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो हमने को 50 के करीब तजवीज़ है हमारी, अगर इनके कवानीन बन जाएँ तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों में 100% जो है ना वो बेहतरी आ जाएगी, रवैयों में बेहतरी आ जाएगी, और जो एक माहौल बना हुआ है ख़राबी वाला वो ठीक हो जाएगा। सपोज़ हम एक थाने की बात करते हैं, थाना कल्चर की बात, थाने कल्चर की, मेरे ऊपर एक पर्चा हो जाता है, ठीक, झूठा पर्चा हो जाता है, तो मेरी माशरे में भी इज्जत गई, फैमिली में भी गई, उसका कौन जिम्मेदार है? फिर उस पर चक्कर लगते रहते हैं, चाहे वो झूठा मुकदमा हो, झूठा, लेकिन उसका अजाला कौन करेगा? मैं वही बता रहा हूँ, 99% थानों में झूठे पर्चे होते हैं। होए होए। अगर इनको रोक दिया जाए, थाने फारग, अदालतें खाली, एक कानून से,
صرف ایک قانون سے جو عدالتیں خالی ہو جاتی ہیں وہ موسٹلی جو ہے جھوٹے پرچے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے خالی جو ہے نا مسائل کو, آپ کہتے ہیں نئی بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں ہماری یہ نئی بات ہے. ہم نے مسائل کا حل بتایا ہے کہ ان مسائل کو اس طرح سے حل کر دیں تو لوگوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اب جب تھانے خالی ہوں گے تو یہ سارا دن جو ہے 24 گھنٹے پولیس والے تھانے میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ شام کو اپنے گھر جائیں, جب جھوٹا پرچہ ہی نہیں ہوگا, لوگ وہاں اکٹھے ہی نہیں ہوں گے, مسائل ہی نہیں ہوں گے, بالکل ایسی ہے. آرام سے سکون سے اپنا کام کریں, 8 گھنٹے کام کریں, اپنے گھر جائیں. اچھا 8 گھنٹے سے ایک اور بات جو کہ میں نے آپ کے پوائنٹس میں اور پوائنٹرز میں پڑھی تھی کہ آپ کی شفٹ, پولیس شفٹ جو ہے خاص طور پر ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ شفٹ کم کر دینی چاہیے. بیکاز جب آپ مینٹلی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی اچھے سے نہیں کر سکتے, ڈیووشن نہیں ہے, آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے فیلڈ میں موجود نہیں ہیں, تو پھر آپ اپنا کام بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اور زیادہ تر ہمارے دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ تھانہ کلچر میں زیادہ پولیس فرسٹریشن نکالتی ہے آپ کی عام پبلک پہ. ایسے ہی بالکل ایسے. تو آپ یہ ٹائمنگ کے اعتبار سے کس نوعیت پہ, کس پلیٹ فارم پہ آپ نے اب تک اس آواز کو اٹھایا ہے؟ ہم اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ 24 آور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے نا کہ آپ 24 آور جاب کر رہے ہیں. پریشانی آپ خود پریشان ہوں گے, لازمی ہے جو سامنے والا آیا بندہ اس سے بھی آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹائمنگ 24 گھنٹے ہے نا, کم از کم اس کو 12 گھنٹے پہ لے آئیں, کم سے کم, تاکہ یہ ایک اچھا رویہ لوگوں سے ساتھ. آپ کی کام کرنے کی کیپیسٹی آٹومیٹیکلی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب آپ سے زیادہ کام یا زیادہ گھنٹوں کے لیے, چاہے آپ کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ سے کام لیا جا رہا ہے, تو اتنی ڈیڈیکیشن سے آپ کام نہیں کر سکتے. اس پر مزید بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینے واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. اس ویری گڈ مارننگ کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ کائنڈلی اپنے دن کا آغاز کریں, کیونکہ اگر آپ آپٹمسٹ ہوں گے تو یقین کر لیں میری اس بات کا کہ دن میں اچھی چیزیں ہی آپ کے ساتھ ہوں گی. تو صبح اٹھتے ساتھ اس چیز کا گمان نہ کریں کہ زندگی ایک جنگ ہے, میں نے اسے لڑنا ہے, اور اسلحے سے لیس ہو کہ آپ اس کا لڑنے کے لیے فیلڈ میں نکل جائیں, اور جہاں بھی آپ نکل رہے ہیں آپٹمسٹ ہو کے آغاز کریں. جو ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن جو ہو رہا ہے گلزار صاحب اسے بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. بریک میں ڈسکس کر رہے تھے, ہمارا پروگرام بیسیکلی بریک میں بھی کیری آن ہوتا ہے, تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اسکولس میں بڑی عام سا المیہ تو نہیں اس کو کہیں گے, ایک عام سی تھاٹ اور ایک عام سی ہم نے اس کو ڈائجسٹ کر لیا ہے. اسٹیشنری آپ کو باہر بھی ملتی ہے, اسٹیشنری آپ کو اسکولس میں بھی ملتی ہے, لیکن جو اس کے ریٹس ہوتے ہیں دیر از اے ہیل ڈفرنس کہ آپ باہر اگر 10 روپے کی چیز لے رہے ہیں تو آپ کو اسٹیشنری وہی 100 روپے کی مل رہی ہے اسکول میں. تو یہ بھی آپ کے پوائنٹرز میں ایک پوائنٹ ہے کہ اس لوٹ مار کو بھی ختم کیا جائے. بڑا کریٹیکل پوائنٹ اٹھایا ہے ویسے آپ. نہیں مشکل نہیں ہے, بات یہ ہے اسکول کا کام ہے ایجوکیشن دینا, چیزیں سیل کرنا نہیں ہے. یہ ایک انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا ہے عوام کو لوٹنے کا. دیکھیں اگر ایک چیز باہر سے آپ دیکھیں 10 کی ملتی ہے, اندر 100 کی ملتی ہے, کیوں؟ وہ پابندی ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں اسکولوں پہ پابندی ہونی چاہیے کہ اسٹیشنری وغیرہ, اسکول بیگ وغیرہ وہ سیل نہیں کریں, باہر سے بندہ اپنی مرضی سے لے. مجبور ہوتے ہیں بازو کا, you have to buy that نا, کہ آپ کو وہ مجبور کرتے ہیں نا, ادھر سے لینی ہے آپ نے تو وہ باہر سے ملنی چاہیے. اچھا گلزار صاحب یہ دیکھیے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. مطلب آپ یہ دیکھو کہ آپ جو اسکول چلا رہے ہیں, ہیڈ ماسٹر ہیں یا پرنسپل ہیں, واٹس ایور جو بھی اسٹاف ہے آپ کا, کنسرن لوگ جو ہیں, کیا ان کو یہ سوچ نہیں آتی کہ آپ نے ایک ٹھیکہ کسی کو دیا ہوا ہے, اس ٹھیکے میں سے آپ کو کچھ پیسے مل رہے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر لوٹ مار انہوں نے اسکول میں رکھی ہوئی ہے اور اس چیز کو ہم کیری آن کر رہے ہیں. مطلب ہم ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اس کے لیے بھی جواب دینا پڑے گا, اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو آنیسٹی کے ساتھ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. پتہ نہیں کام یہ کیوں ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے, لیکن جو لوگ آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کی گریجولی پروگریس ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ولید آپ اس حوالے سے بتائے گا کتنے عرصے سے کیسریا کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور ایز اے کریٹو ڈائریکٹر آپ کام کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے اسٹڈیز کہاں سے کی اور کس طرح سے آپ نے اس فیلڈ کا آغاز کیا؟ مجھے ابھی آپ اسٹیشنری اور اسکولس کی بات کرتے تو مجھے کالج کی بڑی یاد آ گئی. تو میں نے اپنا بی اے جو تھا وہ بیکناس نیشنل یونیورسٹی سے شروع کیا, اور پھر میں باہر پڑھنے چلا گیا, ٹرانسفر کر لیا میں نے, اور بی اے میں نے یو کے سے کیا اور ایم اے بھی یو کے سے کیا. اور پھر 2010 میں جو ہے اپنے والد محترم کے کہنے پہ میں بزنس میں آ گیا, اور 12 کوئی سال ہونے والے ہیں, 21 سال, 11 سال. اینڈ
بہت ہی ایک خاص فیلڈ ہے ریٹیل کی, اب بہت تیز ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے. اور ابھی جب یہ کرونا وائرس ہوا تھا تو میرے جو ناچیز سے 10-11 سال کا تجربہ اس کے اندر کافی پہلی بار ایک جو ہے نا بہت بڑی موومنٹ میں نے دیکھی مارکیٹ کے اندر. انسرٹینٹی تھی اور انیوزل چیزیں تھیں, ہم ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو کیسے کووڈ-19 میں آپ نے اس چیزوں کو مینیج کیا؟ بیکاز ہم نے جو چیز ایکسپینڈ ہوتی ہوئی دیکھی وہ ای کامرس, ای بزنس, انٹرنیٹ. فائنلی یو اینڈ می سوئچ ٹو ڈیجیٹل پاکستان. بہت مشکل سے, ورنہ ہم لوگوں نے ساری زندگی یہ کام نہیں کرنا تھا ولید, کیونکہ ہم لوگ بہت بھی چاہتے تو ہم نہیں کر سکتے تھے. لیکن کووڈ-19 نے ہمیں سوئچ کرا دیا ڈیجیٹل پاکستان پہ, ہر چیز آن لائن ہو گئی. تو آن لائن بزنس کو رن کر کے کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پروڈکٹیو رہا یہ کووڈ-19؟ ایک تو آن لائن بزنس جو تھا نا وہ ایک طرح کا لائف لائن بن گیا. اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھا جو ہے وہ کردار ادا کیا کہ انہوں نے قریباً انٹرسٹ فری لون جو ہے وہ دیا, جس کی وجہ سے ہم اپنے بزنس کو جو ہے وہ ہم اپنے جو جتنے بھی ہمارے امپلائیز تھے ان کو سیلریز دیتے رہے. اور آئی تھنک کہ یہ میرے والد صاحب کی بھی بڑی زبردست جو ہے ویژن تھی کہ اتنے اگر اچھے وقتوں میں ہمیں اکٹھے رہے تو برے وقتوں میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ضروری ہے. تو گھر پہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کو سیلریز ملی. بہت زیادہ جگہوں پہ میں خود جو ہے بڑا حیران تھا دیکھ کے کہ لوگوں نے فوراً جو ہے اپنی ورک فورسز کو فائر کر دیا خوف میں کہ آگے تو کوئی کام ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. پر میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ لوگ اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ان کا ہم نے بھی اس وقت برے وقت میں ہم نے بھی ساتھ دینا ہے. تو پھر اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ جب 2-3 مہینے پہلے گزر گئے لاک ڈاؤن کے, پھر ایک ہم نے ریٹیل میں بوم دیکھا. وہ بھی ہم حیران تھے کہ اچھا پہلے ہم بیٹھ کے اپنی انوینٹریز کاٹتے تھے, پھر ہم نے ریٹیل میں ایک دم بوم دیکھا, پاکستانیوں نے دبا کے خریداری شروع کی. تو کیونکہ سیلز واپس ٹھیک ہو گئی تو جو ہم نے جو ہمارے وہ ورکرز کا ٹیمز کا بھی خیال رکھا, وہ بھی بڑے خوش ہوئے اس کے اوپر. اچھا یہ گراف جو ہے نا ولید, یہ ایک دم سے اوپر نیچے یہ ایسے رولر کوسٹر رہا ہے نا اس پورے کووڈ-19 میں. تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ اب چیزیں چینج کس طرح سے ہوئی ہیں. اب دیکھیں آپ 12 سال سے ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہیں, کام کر رہے ہیں, تو آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے, کیونکہ میں آپ کو اپنے آپ کو نا اس جنریشن سے بلانگ کرتا ہوا کہتی ہوں کہ ہم نے ہر چیز کو گریجولی چینج ہوتے دیکھا ہے. وہ ہم نے ایک نوکیا والے فون سے ہم آہستہ آہستہ سوئچ کیے ہیں, ہم پھر بڑے والے پی سی سے ہم لوگ آہستہ لیپ ٹاپ پہ آئے ہیں, پھر ٹیبس پہ آ گیا, اب اینڈرائڈ فون پہ آ گیا, اب اسمارٹ فون پہ آ گئے ہیں, چیزیں کنسائز ہو گئی ہیں. میرے خیال سے آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اس جرنی میں. تو اب چیزیں کتنی چینج ہو گئی ہیں. بینگ اے کریٹو ڈائریکٹر آف کیسریا یا اینی ادر برانڈ, چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. آپ کی پروموشنل ایکٹیویٹی چینج ہو گئی ہیں, ایڈورٹیزمنٹ چینج ہو گئی ہے. پہلے لاکھوں روپے لگایا جاتا تھا صرف ایک برانڈ کو پروموٹ کرنے میں, لیکن اب ہمارے پاس بلاگرز ہیں, سوشل میڈیا ایکٹرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں. ہم نے انہیں ایک ڈریس دیا, چند ہزار روپے دیے اور انہوں نے اس کی پروموشن کر دی. تو یہ طریقے کتنے چینج ہو گئے ہیں اب. یہ بہت آرگینک ہو گیا ہے اور یہ طریقہ بہت مجھے زبردست لگتا ہے پرسنلی, کے بجائے کہ آپ ایک نیوز چینل کو لاکھوں کروڑوں دو کہ جی میرا ایڈ چلا دیں, بناؤ بھی پھر چلاؤ بھی. with all due respect to the news channels, because وہ بھی ان کی بھی ایک کافی زیادہ اوور ہیڈ ہوتا ہے ان کا کام کرنے کا. لیکن جو یہ بہت ایکسائٹنگ یہ دور ہے کہ دیکھیں نا آپ کے بھی 2-3 لاکھ فالوورز آپ کے بھی ہیں, اور بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. مطلب میرے پروگرام کے لیے آئی ایم ویئرنگ کیسریا ایز ویل, تو کیسریا نے ایمی مجھے اسپانسر نہیں کر دیا, اس لیے کیا کہ آپ کا انٹرسٹ ہے کہ ایک تو میں شو میں پہنوں گی, آگے وارڈروب کریڈٹ آئے گا, پلس اس کے بعد پھر آپ انسٹاگرام پہ پوسٹ کریں گے. تو یہ انسٹاگرام کی جو آپ آرگینک آڈینس کی بات کر رہے ہیں, تو اسے کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں برانڈ میں اور کس طرح فائدہ ہوتا ہے آپ کو؟ اب آپ کی طرح ینگ اینڈ اپ کمنگ جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں, جو انفلوئنس کرتے ہیں فیشن کو اور لوگوں کے موڈز کو اور ان کی چوائسز کو, ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں پہلے, اور اسپائرنگ اینڈ برائٹ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. پھر ہمیں جب کوئی بندہ نظر آتا ہے جو ایکچولی اس کے اندر فٹ کرتے ہیں جیسے آپ کرتی ہیں, تو ہم پھر وی ریچ آؤٹ ٹو دیم اینڈ دین وی فائنڈ ڈیلز آف میوچل بینیفٹ, جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو ہمارا بھی فائدہ ہو. تو ہم ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں رادر ہم ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس میں آپ جیسے لوگوں کا فائدہ نہ ہو. پھر تو ایک ڈائریکٹ ڈیلنگ شروع ہو جاتی ہے. سو اس کی وجہ سے میرے خیال سے بہت ایکسائٹنگ دور ہے سوشل میڈیا کا. یہ شارٹ وے بھی ہو گیا ہے. اچھا 2 وے کمیونیکیشن ہے, لیکن طریقے بڑے آسان ہو گئے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے یہ ڈریس پہنا ہے تو کم سے کم 2-3 لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا یہ کس کا ڈریس ہے, تو میں نے کہا کیسریا. تو کیسریا کی پروموشن کھڑے کھڑے میرے میک اپ روم سے
स्टूडियो आते तक 3 दफ़ा तो हो गई, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, बहुत अब टू द पॉइंट हो गई हैं, अब वो पहले वाला दौर ज़रा ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें इस दौर में हो या उस दौर में हो, कुछ चीज़ें सेम होती हैं। अब उन्हें किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, स्विच कर रही हूँ मैं बार बार इस थॉट पर कि किस तरह से आप और मैं अपनी विल के तहत या अपना इंडिविजुअल पार्ट देकर इनको ख़त्म कर सकते हैं। गुलजार साहब, इस हवाले से बताएगा कि जो भी पॉइंटर्स आपने ऐड किए हैं, कुछ चीज़ें ऐसे लगता नहीं है कि वो कभी नहीं बदल सकती। वैसे मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ इस एतबार से कि इंशाल्लाह आप भी इस मूवमेंट के तहत चलें और चीज़ों को चेंज करें, लेकिन कुछ चीज़ें बड़े ही अरसे दराज से सेम हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पिंक डे, ब्लू डे की बात करें तो हम कितने किस्म के इवेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में मनाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस नौयत के डेज जो होते हैं उस पर हंसना को लेके, इसको इस तरह से सेलिब्रेट करना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भाई हमारा फ़र्ज़ है। वाई नॉट डूइंग सो? असल में बात ये है कि बैड लक है हमारे मुल्क की, यहाँ पे कोई अच्छा लीडर नहीं आया। देखिए, जो भी आता है ना, मैं बुरा ना महसूस करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये भी मीडिया पे बैठ के कौम को बुरा ही कहते हैं। भाई पहली बात तो ये, आपने कौम के लिए किया क्या है? सही। ये सियासतदान भी बुरा ही कहते हैं। कौमों को बनाया जाता है, जब तक आप किसी कौम को बनाएंगे नहीं, वो कैसे खुद ब खुद कैसे हो जाएगी? हम कहते हैं कि खुद ब खुद सारे काम हो जाए, नहीं। अब ये छोटी सी बात है, ये जो स्टेशनरी की बात है, ये कानून होना चाहिए कि कोई बंदा स्कूल ना बेच सके गवर्नमेंट की तरफ से। ये जितने हमारे पास जो हमने पॉइंट इकट्ठे किए हैं, ये हुकूमत के हैं कि हुकूमत इन पॉइंटों पे काम करे, तो आम बंदे की जिंदगी, इस पे पैसा नहीं लगना, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें फंड्स नहीं है, इसमें जो आपका थॉट प्रोसेस है कि आपने किस तरह से ये सोच लोगों में डालनी है, उन्हें कन्विंस करना है। और ये मैं आपको बताऊं गुलजार साहब, एक बात बहुत अच्छी है आपकी कि ये पाकिस्तानी या अवामी आवाज़ मूवमेंट जो है, बेसिकली ये एक कन्विंसिंग पावर है। अगर आप किसी 2, 3, 4 बंदों को भी कन्विंस कर लेते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट हैं या बिजनेसमैन हैं या स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, अगर आप उन्हें कन्विंस कर लेते हैं कि आपने इन पॉइंटर्स को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, तो समझे कि आपका काम हो गया। तो इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हो, वो गवर्नमेंट हो, वी कैन ओनली सजेस्ट, हम सजेशन दे सकते हैं कि आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं। कॉल इज़ ऑल योर्स, करना आपने है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ना कर लें तो फिर ये एक लम्हा फिक्रिया है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक छोटी सी अपडेट्स की हमने ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ब्रेक तो है वो 3 थी, तो मुझे 3 दफ़ा आपको गुड मॉर्निंग कहने का मौका मिला है। तो जब मुझे मौका मिला तो मैं इसे भरपूर कैश भी कर रही हूँ, लेकिन आपको भी अगर मौका मिला है कि एक नया दिन शुरू हो गया है, नई चीज़ों को आपने ट्राई करना है, और अगर कुछ चीज़ें कल रात ख़त्म हो गई हैं तो नए सिरे से नई चीज़ों को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश करें। प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्रामिक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो केसरिया ऑफिशियल का ये आउटफिट है। इंस्टाग्राम पर आप इनको विजिट कर सकते हैं। इनकी लग्जरी, पेट और आपके कैजुअल वेयर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि आप ऑनलाइन विजिट कर रहे हैं या फिजिकली किसी आउटलेट को विजिट कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ज़रूर करें और चीज़ों को सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें। और एक अच्छी ह्यूज वैरायटी आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगी, तो आप इनको विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और साथ साथ बहुत सारी आउटलेट्स हैं वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम ज़रा केसरिया के हवाले से, मैं तो तारीफ़ कर रही हूँ बिकॉज आई एम वेयरिंग दैट ड्रेस, लेकिन आप बताएं कि फीडबैक शुरू से हर ब्रांड का सेम नहीं होता। जब आपने आगाज़ किया वलीद, वो केसरिया हो या जो भी अपने करियर का आगाज़ हो, जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। अगर केसरिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बाजुकत अच्छा फीडबैक मिलता है, बाजुकत बुरा फीडबैक मिलता है। शुरू से ही जब आपने केसरिया के साथ काम करना शुरू किया तो आपको अच्छी चीज़ें और अच्छा ही फीडबैक मिला, या बाजुकत बीच में बहुत सारे मसले मसाइल भी आए आपको? ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हमें हर किस्म के मसले भी आए, और हमें मतलब वी सॉ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक दैट हमारी टीम जो थी वो अल्लाह का फजलो करम है कि वो बहुत मेहनती टीम है हमारी। और हमारे जो सरबराह हैं हामिद ज़मान साहब, ही इज़ ऑल्सो वेरी, ही इज़ गॉट अ ग्रेट विजन ऑफ क्वालिटी। तो जब आपके पास एक लीडर तगड़ा होता है, आपके पास टीम तगड़ी होती है, तो
پھر آپ چینج لے کے آ سکتے ہیں. Revolution. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس ٹیم کا ایک حصہ ہوں, اور اس کی جو مارکیٹنگ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ایک ناچیز سا میں نے بھی کردار ادا کیا ہے. تو لیکن جو برانڈ ہوتا ہے وہ ایک کنسسٹنسی پہ کی بنیاد پہ بنتا ہے. وہ ایک پرومس ہر سال جب ڈیلیور کرتا ہے تب وہ بنتا ہے. اگر آپ ایک سال یا ایک سیزن بھی وہ پرومس ڈیلیور نہ کریں تو پھر وہ برانڈ نہیں رہتا ہے. آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر کیسریا کی بات کی جائے یا اگر آپ کی بات کی جائے تو جب آپ چیزوں کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھنا ہوتا ہے. اب کیسریا کے سارے ڈریسز جو ہیں وہ ایسٹرن ویئر ہے, رائٹ؟ ویسٹرن ویئر بہت کم ہے. ہم جدت کی بات کر رہے ہیں, ہم ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں, تو ان چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس برانڈ کو کس تھاٹ کے تحت چلا رہے ہیں. ویسٹرن لانچ کیوں نہیں کیا, صرف ایسٹرن پہ فوکس کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا سہا. بیسکلی ہر برانڈ کی ایک ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے, اور کیسریا جو ہے وہ ایسٹرن ویئر کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور اس جب آپ کا ٹارگٹ پکا ہوتا ہے تب آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے تو پھر آپ ناکام ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے ویسٹرن ویئر کے لیے لیجر کلب رکھا ہوا ہے. لیجر کلب is also part of our group and وہ 1997 سے آپریٹ کر رہا ہے. اور لیجر کلب میں ویسٹرن ویئر جو ہے وہ بہت اچھے معیار کا, بہت اچھی کوالٹی کا اویلیبل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کیسریا کو ایک سائٹ پر رکھا ہوا ہے, یہ اس کا جانر ہے کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایسٹرن ویئر کو, پاکستانی شلوار قمیض کو, پاکستانی ثقافت کو. اور اس چیز کو جب آپ آگے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور قائم و دائم رہتے ہیں ایک چیز پہ تو وہ لوگوں کو ڈیفینیٹلی کلک ضرور کرتی ہے. تو ہم ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں. اب جس ٹارگٹ کو آپ نے شروع کیا اس کو ساتھ لے کر آپ چل رہے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب تبدیلی وقت کی ضرورت ہے, لیکن پھر بھی اس ٹارگٹ کو سیم رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. گلزار صاحب, آپ کے ٹارگٹس بہت کلیئر ہیں اور آپ پہلے اس پہ ٹو دا پوائنٹ ہیں. اب جو پوائنٹس میں نے اور آپ نے پہلے ڈسکس کر لی ہیں, اس کے علاوہ ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں جس پر آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو اسکولوں میں یلو بلو ڈے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے. ان کی جگہ پہ ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک تربیتی جو ہے نا پیریڈ ہونا چاہیے جس میں بچوں کو تربیت دی جائے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. ہاں, تاکہ بچوں کی یہ کہ تربیت ہو. جب بچے کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ تو بیکار ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو پوائنٹ ہمارا یہ ہے, یہ اسکولوں میں پابندی ہونی چاہیے کہ ایک پیریڈ جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر تربیت کا ہونا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی تربیت کرنے والا نہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں کھانا پڑا ہے, ہم 4 لوگ ہیں, تو ہر بندہ اپنے حصے کا کھانا کھائے, دوسرے کے حصے کا کھانا نہیں کھائے. بالکل ایسی ہے, یہ تربیت ہے. ٹھیک ہے. اب جاپان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ 4 سال کا ہے, وہ وہاں جاتا ہے, 3 سال کوئی بکس نہیں, 3 سال ان کو تربیت اس بچے کی ہوتی ہے. how to sit, how to read, how to talk, اٹھنا بیٹھنا, اخلاقیات. اب وہ قوم دنیا میں ٹاپ پہ ہے, بالکل ایسے ہی ہے, تربیت کے حوالے سے ٹاپ پہ ہے. تو اس لیے جب تک آپ قوم کی تربیت نہیں کریں گے, بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, آپ کچھ رزلٹ نہیں دے سکتے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ قوم بری نہیں ہے, میں نہیں کہتا, قوم اچھی ہے. خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ماحول خراب ہے, ماحول کی خرابی ہے. اگر مجھے ماحول خراب ملتا ہے تو میں خراب ہو جاتا ہوں, مجھے ماحول اچھا ملتا ہے میں اچھا ہو جاتا ہوں. اچھا کہاں ملتا ہے؟ میں یہاں سے یورپ چلا جاؤں, میں اچھا ہوں وہاں پہ. میں کیوں اچھا ہو گیا ہوں؟ سویلائزڈ ہو گیا ہوں, آرگنائزڈ ہو گیا ہوں, مجھے پتا ہے میں نے SOPs فالو کرنے ہیں, رولز فالو کرنے ہیں, ورنہ مار پڑے گی. کیوں ہو گیا؟ ماحول اچھا مل گیا نا. ہم وہاں پہ ٹاپ بھی کرتے ہیں, بزنس مین بھی ہیں اچھے ادھر وہاں پہ. تو یہاں پہ کیا, یہاں پہ ہمیں پتا ہے نا کہ مساڑا کام ہو جائے نا, ریفرنس ڈالتے, ہمیں ایک ضرورت ہی نہیں ہے اسٹرگل کرنے کی, لائن پہ لگنے کی. ہمارا سسٹم خراب ہے سر. ماحول کی خرابی نہیں, سسٹم بھی خراب ہے, ماحول کی بھی خرابی ہے. وہاں ایک دیندار بھی ویسے ہی ہے یہاں پہ, اور بغیر دیندار بھی ویسے ہی ہے. وہ ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے لیے ہم کہتے ہیں, اب جھوٹا پرچے کی بات کرتے ہیں, اس کا قانون بن جائے کہ اگر میں جھوٹا پرچہ کروانے آؤں سیولین, تو مجھے سزا ہونی چاہیے, SHO کرے اسے بھی سزا ہو, تاکہ یہ چیز رک جائے. یس, ایکوالٹی یہ چیز رک جائے.
इससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, झूठा ये दावे करते हैं अदालतों में, मैंने आपके खिलाफ झूठा दावा कर दिया, साल हर साल परेशान है, मैं झूठा दावा करूं तो मुझे सजा होनी चाहिए, 5 लाख जुर्माना होना चाहिए, ताकि मैं किसी पे झूठे दावे करके परेशान नहीं करूं लोगों को। अदलिया का भी टाइम बचेगा, वहाँ भी रश ख़त्म होगा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये शादी ब्याह जो है ना, ये तो दिल आज़ारी के मामला हो गए हैं। जो जिसके पास पैसा है वो अपनी नमूदो नुमाइश करता है, किस्म की नमूदो नुमाइश करता है, और बहुत सारे को दिल आज़ारी करता है। अच्छा, उससे एक और चीज़ भी पैदा होती है, मैं कमज़ोर हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैंने भी ऐसे करना है, उसके लिए फिर मेरे अंदर गलत जज्बात पैदा होते हैं, मैं गलत किस्म के काम करता हूँ उस सबको हासिल करने के लिए। जो गरीब आदमी है वो एक बेटी की शादी करता है कर्ज लेके, है बहुत ही अफसोस वाली बात। अच्छा, वो अभी उतरता नहीं, फिर दूसरी के लिए करता है। क्या बात है, ये क्या है? हुकूमत की जो भी हुकूमत होती है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि मेरे कौम के जो लोग हैं उनकी जो मुश्किलात हैं मैंने उनको कैसे हल करना है। अच्छा, हम ये कहते हैं हम ये कहते हैं मंगनी नहीं, बैन होनी चाहिए, कोई मंगनी ना कर सके, माइयाँ मेहंदी जो है कोई ना कर सके, बिल्कुल बैन होनी चाहिए। शादी पे 25 लोग लड़की की तरफ से हों, 25 लोग लड़के की तरफ से हों। सर आपको लगता है ये कानून बन सकता है? देखिए मैं आपको ना इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम द रियलिस्टिक पर्सन। मेरा प्रोग्राम हो, मेरी रियल लाइफ हो या मेरी पर्सनल प्रोफेशनल वट एवर, मेरी अप्रोच रियलिस्टिक होती है। आपको लगता है कि हम इस चीज़ को कानून के तहत या वैसे भी मॉरली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम कहीं मायो नहीं होना, मेहंदी नहीं होनी, से पॉसिबल एट ऑल? पॉसिबल। मैं आपकी मज़े की बात बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत से लोगों से, वो कहते हैं यार होना चाहिए। अभी छोटी सी बात, सॉरी मैं आपको छोटी सी बात, अभी ये कोरोना हुआ है, कोरोना में बंद सारा कुछ हुआ है, लोगों ने 20-20 हज़ार में शादी की हैं, वो बड़े खुश हुए हैं। सर यही मैं ऐड करना चाह रही थी कि आपकी बड़े लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी, बड़े माँ बाप ऐसे भी थे जिनकी ख्वाहिश थी कि सिर्फ 4-5 लोगों के साथ शादी हो। ये ख्वाहिश कोविड-19 ने पूरी की है। हाँ। वरना कभी जिंदगी में हमें शादी करने के लिए ग्रैंड एक किस्म का सेलिब्रेशन करना होता है, ग्रैंड डेकोर होनी होती है, एक टफ कंपटीशन होता है, फोटोशूट अलग हो रहे होते हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन सर मेरा पॉइंट ये है कि हम इसे कम कर सकते हैं, हम इसे खत्म नहीं कर सकते। हैं। देखिए जो हुकूमत है ना, देखिए छोटी सी मिसाल देते हैं आपको, अब पहले शादी सारी रात चलती थी, अब टाइम कर दिया, लिमिट कर दिया, ये देखिए ना, हो गया ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है ना। इसी तरह देखें ये शादियों के मामले में भी हुकूमत स्टेप ले कि भाई ये 25 बंदे से ज़्यादा नहीं हो गए। अब मेरे पास जो पैसे मैं शादी पे ज़ाया कर देता हूँ, मैं बिजनेस करूँ, मुल्क में बिजनेस होगा, लोग कारोबारी हो जाएंगे, या अपना वो घर बना लेगा, 100 मसले हल कर ले। हम पैसा ज़ाया करते हैं। हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहे हैं मैं गया अपना इंग्लैंड गया तो मैं चर्च में गया, मैंने कहा मैंने आपकी शादी देखनी है, उन्होंने कहा कल आप 1:45 बजे आ जाएं, तो चले, कहते हैं मैं 1:45 बजे चला गया, बल्कि 12:30 चला गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि 2 बंदे थे। जब 1:45 हुआ, 12:40 हुए हैं, तो वहाँ पे लड़का आया, उसके साथ 2 लड़के हैं, लड़की आई उसके साथ 2, टोटल 6-7 लोग थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, एक स्लाइस दिया, एक चाय का कप दिया, स्लाइस भी हाफ दिया। अच्छा, 6 लोग थे, इमरान खान टाइप। 15-20 मिनट में शादी करके वो बाहर निकल गए। अच्छा ठीक। लेकिन बात ये है, आपने मेजॉरिटी को देखना है, आपने दौलतमंदों को नहीं देखना। फैसले होते हैं मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी के। हाँ। गरीब लोगों कानून बन जाएगा तो उन लोगों के लिए ऑटोमेटिकली आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि कानून मौजूद है कि आपने इतने लोगों के साथ शादी करनी है, तो आप ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी वो ग्रैंड फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत अहम बात ये भी है इस सारी गुफ्तगू में कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कॉल सिर्फ आपकी, बट आई वॉन्ट, जो मैं चाहती हूँ, मेरे घर वाले चाहते हैं, मेरे अम्मा बाबा चाहते हैं, उसके लिए मुझे समटाइम्स स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप एक चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो हर जगह गिरते रहेंगे। अगर आप एक चीज़ के लिए खड़े नहीं होंगे, इसका मतलब आप हर जगह गिरेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूं कि ये मुआशरा ऐसे, मेरी अपनी छोटी बहन की शादी हुई है तो हमने उसे जहेज में एक चीज़ की 3 चीज़ें दी हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का स्टैंड पूरी फैमिली में रखती हूँ कि मैं शादी करूंगी तो मैंने जहेज नहीं लेना,
वरना मेरी अम्मा कहती है क्या करोगी, तो मैं कहती हूँ कि शायद शादी ना करूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, ये उनका फर्ज है, उन्होंने पूरा करना है, ये जिंदगी मेरी है, मैंने जिंदगी में ये फर्ज उनको निभाने का मौका देना है। लेकिन इस चीज पर मैं स्टैंड ले सकती हूँ, तो वालिदैन इस चीज पर स्टैंड क्यों नहीं ले सकते कि आप इस चीज को कंसाइज कर लें, निकाह करें मुख्तसर 4-5 लोगों के साथ, एक रिसेप्शन रख लें ताकि उसको जरा लोगों को oblige किया जा सके। देखिए ना, हम एक टिपिकल फैमिली के लोग हैं, हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, आपको पता है सलामियाँ होती हैं, लोगों ने पैसे दिए होते हैं दूसरों की शादियों पे, उन्होंने लेने भी होते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ गिव एंड टेक पॉलिसी। तो आप इसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि एक ग्रैंड रिसेप्शन काइंड ऑफ थिंग रखी जाए, उसमें आप अपने गेस्ट को ओब्लाइज करें जो लोग आपके शादियों में आए हुए हैं, जिनकी शादियों पे आप गए हुए हैं। तो हमें कानून बनाने के लिए भी पर्सपेक्टिव लोगों का देखना पड़ेगा कि हाँ, लोग किससे मुस्तफीद हो सकते हैं या किससे उनको ज़रा चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं। आप वलीद इस पर क्या कमेंट करेंगे अगर हम इसी चीज़ को स्विच करें फैशन पे, हम स्विच करें कपड़ों पे? अब अगर शादी पे हम अगर बहुत इन्वेस्ट करते हैं तो हम कपड़ों पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, शादियों पे भी, और हमारे ब्रांड्स जो हैं वो बहुत एक बड़ी अमाउंट्स के साथ ड्रेसेस को बेचते भी हैं, और फिर एक एक आप समझे कि ट्रॉमा एक हमारे मार्केट में मौजूद है कि ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, ब्रांड पे ही जाना है, ये एक हैशटैग आपकी पर्सनालिटी को बनाता है। तो इसमें भी ब्रांड्स का रोल क्या है? कि पहले तो मैं गुलजार साहब से इत्तफाक करूँगा कि यकीनन जो ये लिमिटेशंस जो शादियों पे हम डालते हैं वो बहुत अच्छी भी हैं, बहुत ज़रूरी भी है। मैं अभी साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले की बात है कि हम पंजाब में आदी हो गए हैं ना ये 10 बजे शादी ख़त्म होने के। तो मेरा एक दोस्त है, वो लाहौर का है, उसकी कराची में शादी हुई, तो उसने मुझे कहा यार 8 बजे पूरे पहुंच जाएं। तो मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊँगा। मैं 8 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच गया, मैं और बेगम दोनों। तो अब हम बैठे, हमने देखा है कि ना कोई गेस्ट आया हुआ था, और अभी जो शादी के टेंट वेंट लगा रहे थे वो लोग काम शाम कर रहे थे। तो अब क्या होता है कि मैं हैरान, मैं बैठा हूँ, अच्छा तो दूल्हा दुल्हन जो है वो 9:30 पहुंचे। अच्छा मैं अपने दोस्त को, मेरा दोस्त भी बड़ा शर्मिंदा दिख रहा है, तो वो कहता है यार यहाँ का निज़ाम थोड़ा फ़र्क है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। उनको भी नहीं था। अच्छा बेचारा, मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई बात। तो अब हमें आदत है कि 10 बजे ख़त्म हो जाती है शादी, इसलिए खाना भी वक्त पे लग जाता है, लोग सही वक्त पे खाना भी खा लेते हैं। अब क्या हुआ जी कि वहाँ पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जाके मुझे ख्याल आया, मैंने बेगम कहा अब निकलते हैं, अगर खाना नहीं लगा तो और जाके खा लेते हैं। Exactly. तो मैं जाते हुए मैंने दोस्त का अच्छा यार हम इजाज़त लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं सॉरी यार मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मुझे इधर के निज़ाम का पता है, यहाँ पे खाना जो है ना वो 1-1, 2-2 बजे लगता है, और ये बहुत अनयूजुअल बात है। हम इसको डाइजेस्ट नहीं करते। 1 बजे खाना लग गया उधर, तो मैं खाना लेते हुए बड़ा मैं हैरान कुन था। तो एक कराची के और दोस्त ने, मैंने कहा यार आप लोग बड़ी देर से जो है खाना लगाते हो फंक्शन पे, तो कहता है आप तो बड़े खुशकिस्मत है, 2-2, 3-3 बजे भी लगता है। अस्तगफिरुल्लाह, ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड। लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि 10 बजे की लिमिट जो यहाँ पे लग गई थी। उसके अलावा मैं बिल्कुल इस चीज़ से इत्तफाक करता हूँ कि लोगों की भी लिमिटेशन होनी चाहिए। इतने लोग हैं, समझे मेरे साथ कोई 10 साल से बंदा काम करे, मुझे आया कहते हैं कि सर जी मुझे इतना बड़ा कर्जा चाहिए, तो मैं कहता हूँ हाँ भाईजान क्या आप कोई ज़मीन लेने का सोच रहे हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप क्या करना चाह रहे हो? वो बेटी की शादी करनी। तो मैं कहता हूँ यार इतना बड़ा कर्जा लेके, और वो भी समझे कोरोना फैला हुआ है, तो आप कोरोना के दिनों में आप इतने ज़्यादा लोग भी बुलाना चाहते हो, इतना, इससे बेहतर है कि ये पैसे अपनी आप बेटी को दे दो कि वो अपने लिए कोई ज़मीन ले ले या कुछ करे, आप सेव कर ले, फ्यूचर के लिए सेव कर ले, या कोई ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले। तो वो एक इतना स्टिग्मा है ना, इतना बड़ा स्टिग्मा है कि वो शक्ल गिर जाती है कि लोगों को क्या कहूँगा, लोगों का बड़ा ही जो है ना, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि हमें लिमिटाइज कर देना चाहिए। सिर्फ तब हो सकता है जब कानून हो। अब अगर कानून होगा ना कि यार एक शादी पे 50 से ज्यादा लोग नहीं होते, लोगों के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वो उन पे बात नहीं, वो मुड़ के यार कानून है तो की करिए और मतलब कानून के कंधे पे रख के आप बंदूक चला सकते हैं। एब्सोल्युटली। सारी जिंदगी इसी थॉट में गुजर जाती है, शादी ऐसी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। सॉरी टू कट यू, मुझे बहुत फख्र है आपको बताते हैं कि मेरी शादी मैंने और मेरी बेगम ने हमने फैसला किया था मस्जिद में निकाह करेंगे,
اور میرے والدین بھی بڑے خوش ہوئے تھے. اور میری شادی میں فرام لاہور اسٹینڈرڈ بہت چھوٹی تھی, ہمارے نکاح پہ صرف 75 لوگ تھے, دونوں کے ملا کے. ہم نے جا کے نکاح کیا, ادھر ہی ہلکا سا اسنیک, ادھر سے ہی رخصتی ہو گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, دیٹس گڈ. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ چاہے برانڈ کے ڈائریکٹر ہیں اور برانڈ کے آپ کریٹو ڈائریکٹر ہیں, آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کال دیتے ہیں وہ جو کہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے, جو ہماری اخلاقی روایات ہمیں سکھاتی ہیں, اسے فالو کرنا یقین کریں صرف آپ کی کال ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی, میں بالکل ختم نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن 1 گھنٹہ ختم ہو گیا ہے, تو پروگرام کو اس بات پہ ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ ساری زندگی اسی بات پہ گزار دیتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, شادی ایسے کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. میں کہتی ہوں دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, تو اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کائنڈلی کووڈ 19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.